नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। और बात हम यात्रियों के नज़रिए से है वो करेंगे। अलग अलग यात्रियों के बारे में है वो बात करेंगे। फर्स्ट हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने अलबरूनी के बारे में है वो बात की थी। तहकीकात मालिल ए हिंद करके उनकी है वो पुस्तक थी। अलबरूनी है वो किस तरह से है वो अलग अलग विषयों के ज्ञाता के रूप में है वो सभी यहाँ अध्ययन करता है। यहाँ पर है वो भारतीय धर्म दर्शन गणित के बारे में है, ज्योतिष के बारे में है वो अध्ययन करता है। तो यात्रियों की है वो बात करेंगे। आज है वो हम इसमें बर्नियर की है वो बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी, हमारा जो अध्याय है वो आपका अध्याय हमारा पंचम हो जाएगा। यात्रियों के नज़रिए से बात कर रहे थे और आज हम है वो बर्नियर की बात करेंगे। किसकी करेंगे? बर्नियर की बात करेंगे कि किस तरह से एक है बर्नियर जो फ्रांस का चिकित्सक है वो भारत आया और उसने यहाँ की सोसाइटी का अध्ययन किया, यहाँ के लोगों के बारे में है वो बात किया। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर करके है वो पुस्तक लिखी और उसमें है वो भारत का है वो किस तरह से यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करता है। भारत का यूरोप के साथ में वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बर्नियर है वो किस तरह से भारत का चित्रण करने का काम कर रहा है, तो बर्नियर के ऊपर है वो बात करेंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि आप इन सारी क्लासों को है वो कृपया प्ले लिस्ट में देख कर है वो पढ़ें और सभी के नोट्स बनाया करें। आप केवल वीडियो को सुनो मत, नोट्स है वो बनाओ। जब तक आप हाथों से बात को नहीं लिखेंगे, जब तक है वो पेन कॉपी और माइंड के ऊपर थोड़ा सा दबाव दे के नहीं करोगे कि आपने है वो एयरफोन डाल के सुन लिया, बैठे मौज मस्ती में कह दिया, याद हो गए। तात्कालिक तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में याद है वो भूल जाओगे। तो उससे बेहतर है कि आप साथ में एक नोटबुक डालिए, उसके ऊपर है ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिख लीजिए, आप हिस्ट्री लिख लीजिए और एक हमारा नाम भी है वो लिख लीजिए। मैं आपका हिस्ट्री का मास्टर हूँ तो इतना तो आप कर ही लीजिए ताकि आपको है। और मैं हो सकता है बाद में ये भी कहूँ, एक वीडियो बना के सूचना दूंगा कि भाई आप लोगों ने क्या क्या काम किया है, तो ईमानदारी से आपको मुझे काम भी है वो सेंड करना पड़ेगा। तो कृपया ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि केवल और केवल हम यहाँ 12th तक नंबर लेके आ जाएंगे फिर भी कोई मायने नहीं रखता। आगे हमारे सामने एक बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को हमें पार करना है और वो कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षा है और उसमें सारी चीज़ें यहीं से आती। कोई भी आज है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पार करने की प्राथमिकता यही होती है कि साहब एनसीईआरटी को पढ़ो। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके बारे में तो अलबरूनी के बारे में पुस्तक पूछी जाती है, बर्नियर के बारे में पूछी जाती है, बर्नियर क्या क्या वर्णन कर रहा है उनके बारे में पूछी जाती है प्ले लिस्ट में। और नोट्स आप बनाइए और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी आप आएगी, ताकि एप्लीकेशन में आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, ई बुक भी मिलेगी और सारी आपको फैसिलिटी है वहाँ पर मिलेगी। तो बर्नियर के बारे में है वो हम लोग आज बात करेंगे, किस तरह से है वो बर्नियर ने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया। बर्नियर की बात करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण यात्री आया है फ्रांसवा बर्नियर, तो उसके ऊपर है वो बात करेंगे। एक फ्रांस का ये चिकित्सक था, फ्रांस का एक राजनीतिज्ञ था, फ्रांस का एक दार्शनिक था। इसने भारत की यात्रा की और भारत की यात्रा की तो यहाँ के जीवन को है वो इस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया और यहाँ अपनी पुस्तक में है वो बात लिखी। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है वो बात लिखी। ये मुगल काल में है वो भारत आया था और ये शाहजहाँ के जो पुत्र ज्येष्ठ दारा सिक्को हुए, दारा सिक्को के समय ये उसकी चिकित्सक के रूप में काम किया। तो कहेंगे कि बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। तो फ्रांसवा या कह देंगे फ्रांस का एक यात्री जो चिकित्सक राजनीतिज्ञ और दार्शनिक था। तो फ्रांस का एक यात्री है जो चिकित्सक है, राजनीतिज्ञ है और क्या है, दार्शनिक है। ये जो भारत रहा वो तकरीबन 1656 से 1668 तक भारत है वो रहा। ठीक बात। फिर ये शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र, शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र हुआ था दारा सिक्को।
शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा। और बाद में है वो मुगल उत्तराधिकार में जो संघर्ष होता है फिर ये वहां से इसको छोड़ देता है और निकल जाता है। ये आर्मेनियाई एक दानिशमंद था। आर्मेनियाई एक मुगल दरबार का एक अमीर था। उसके साथ में इसकी काफ़ी अच्छी है वो बनती थी। तो कहेंगे कि मुगल अमीर दानिशमंद खान के साथ तो मुगल अमीर दानिशमंद खान के साथ है वो रहा ये एक चिकित्सक के रूप। इसकी जो पुस्तक आती है वो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है, वो इसकी पुस्तक आती है। क्या नाम है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर आती है। मैं यहां पर है वो लिख लेता हूं, बर्नियर की पुस्तक। बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और ये पुस्तक है, ये इसने फ्रांस के जो शासक हुए थे लुई 14वां, फ्रांस के शासक, फ्रांस के शासक लुई 14 को भेंट की। फ्रांस के शासक लुई 14वें को इसने ये पुस्तक भेंट की। यह जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में इसने क्या किया कि भारत की तुलना है, मुगल काल था भारत में, तो इसने मुगल काल की तुलना हर बात में है वो पश्चिम से करने की और विशेषकर फ्रांसीसी और वहां की जो सोसाइटी यूरोप से है वो की, और उसमें हर क्षेत्र में है वो यूरोप को भारत से अच्छा बताने का काम है वो कर रहा है। वो कह रहा है कि मुगल शासक है वो भिखारियों का राजा है, क्रूर है, अपराधी श्रेणी का है वो राजा है, जनता के पास में कुछ भी जमीन नहीं, सारी की सारी वो राजा महाराजा लेके बैठे, ऐसा है वो हमें ये व्यक्ति कह रहा है। ये व्यक्ति हमें ये भी कह रहा है कि यहाँ के जो राजा महाराजा जो शासक है वो सारी जमीन है अपनी लेकर बैठे हैं, तो किसानों के पास जमीन नहीं, वे बेघर है, कृषि विनाश हो गया है, खेत सारे के दार झाड़ीदार हैं वो खेत है, कुछ जगह दलदल पानी से भरे हुए पड़े, पूरी बर्बादी, नगर तहस नहस है, विनिष्ट नगर है, बड़ी आबादी है। तो इस तरह के ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बात है वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है वो इसकी बात का निकलता है। तो कहेंगे कि इसने बर्नियर, इसने इसको यहीं से नहीं, आगे से यहां से लिख लेता हूं। इसने अपनी पुस्तक में मुगल कालीन भारत की तुलना यूरोप से की तथा हर बार यूरोप को भारत
यूरोप को भारत से श्रेष्ठ बताया। यूरोप को भारत से श्रेष्ठ बताने का काम कौन कर रहा है? ये व्यक्ति है वो कर रहा है। तो ये आपका फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इतनी बातें हमारी सफिशिएंट है वो हो जाती है। फिर है वो पूर्व और पश्चिम की तुलना, कौन? फ्रांसवा बर्नियर है वो कर रहा है। तो ये देख रहे हो आप ईस्टर्न वर्ल्ड और ये है वो वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ईस्टर्न वर्ल्ड यहाँ पर है वो पूर्व का मतलब यूरोप से, और यहाँ पर जो ईस्टर्न का मतलब है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है, यहाँ पूर्व का मतलब है भारत व एशिया। ये एक बात की गई। तो कहेंगे कि बर्नियर ने अपनी पुस्तक में हर घटना में भारत की तुलना यूरोप से की तथा हर बार यूरोप को श्रेष्ठ बताया। तो अपनी पुस्तक में है वो भारत की तुलना यूरोप से की और हर बार यूरोप को भारत से है वो श्रेष्ठ बताया। समाज राजा के रूप में है, समाज के रूप में, नगरों के रूप में है, नगर यहाँ बड़ी आबादी के हैं, ज़्यादा है वो फैले हुए, इस तरह की है वो बात कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं है। तो इस तरह की प्रवृत्ति है वो इसकी रही यूरोप के साथ तुलना करने के रूप में। तो फिर इसके बाद का यदि कुछ एक घटनाक्रम देखा जाए तो क्या हुआ था कि इसके बाद में बहुत से जो प्राच्यवादी निकल कर आए फ्रांस के अंतर्गत, या मॉन्टेस्क्यू निकल कर आया। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपना जो प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत दिया, उसमें मॉन्टेस्क्यू भी यही बात कर रहा है। मॉन्टेस्क्यू ने भी है वो क्या किया कि फिर है वो पश्चिम का और पूर्व का एक गैप बनाया, और उसमें मॉन्टेस्क्यू ने भी पूर्व की है वो बात इस तरीके से की कि पूर्व का समाज में है वो अधिशेष की स्थिति थी ने, पूर्व के समाज में है वो अक्सर जनता है वो कमजोर थी, यहाँ के शासकों का है वो ज़्यादा था। तो ये लोग मॉन्टेस्क्यू आखिर जैसे लोग हैं वो इसी की पुस्तक से ही ज़्यादा प्रभावित थे। एक कार्ल मार्क्स का भी है वो उल्लेख आता है, और मार्क्स भी है वो इससे बहुत ज़्यादा है वो प्रभावित था। तो इसलिए बात आई कि इसकी पुस्तक को है वो पढ़ने के बाद जो वेस्टर्न है, जो पश्चिम के लोगों की भारत के प्रति एक ऐसी धारणा पनप गई थी कि उस धारणा को है वो आगे जाकर के हमारे जो इतिहासकार है वो आगे अबू तालिब जैसे लोगों उनको काफी बड़ा है वो प्रयत्न करना पड़ा, और फिर जाकर के वो एक चेहरा भारत का, क्योंकि पश्चिम का जो भारत के प्रति एक तस्वीर है वो इनकी पुस्तक से बहुत ज्यादा खतरनाक है वो हो गई थी। इसने हर बार है वो भारत को कमजोर बताया। तो उनके लोगों की फिक्स मनोवृत्ति हो गया कि भारत की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वहां के लोग हैं वो अच्छी नहीं है। तो कहेंगे इसकी पुस्तक से प्रभावित होकर मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद, प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। फिर इसकी बात से कार्ल मार्क्स ने है वो बात कही, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि यहाँ जो अधिशेष है
वो उसका हमेशा राज्य का ही अधिकार रहा, जनता के पास में है वो कुछ भी नहीं रहा। तो ये भी एक बात कार्ल मार्क्स इसकी पुस्तक से प्रभावित होकर लिख रहे। तो इसकी बात से कार्ल मार्क्स ने अपना नया सिद्धांत दिया जिसमें पूर्व पर उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति हमेशा रही। इसने कहा कि पूर्व पर उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति हमेशा रही, और इसने कहा कि जो पूर्व में है, पूर्व का मतलब भारत व एशिया की बात करें, पूर्व के शासकों ने अधिशेष का अधिग्रहण किया। तो पूर्व के शासकों ने अधिशेष यानी अधिक उत्पादन, जैसे मेरे हैं वो 20 क्विंटल धान हो गया। अब क्या हुआ, शासक आए और 5 क्विंटल मेरे रखे खाने के लिए, बाकी 15 है वो उठा के ले गए। तो ये अधिशेष जो शेष बचा हुआ था, मैंने कहा मेरे हैं वो 5 तो काम आ जाएगा, 10-15 है वो बचा रहेगा, वो मेरे आगे काम आएगा। तो अधिशेष जो था वो शासकों ने ग्रहण कर लिया, तो जिससे वो जनता के हालात बहुत ही खराब थे। और तो इस तरह की प्रवृत्ति का है वो पश्चिम की पूर्व से तुलना करने के परिणाम स्वरूप ही इसी बर्नियर से प्रेरित होकर के है वो बहुत से इतिहासकारों ने भारत को है वो इस तरीके से रूप में परिभाषित करने का काम है वो किया। तो बाद में इतिहासकार समुद्दीन और इतिहासकार अबू तालिब जैसे लोग हुए, तो इति समुद और उनको काफी प्रयत्न हुआ, जिससे भारत की छवि को है वो बहुत बिगड़ा हुआ था। इसी पूर्व की तुलना, इसी की पूर्व और पश्चिम की तुलना ने यूरोप के लोगों में भारत की एक नकारात्मक छवि पैदा, तुलना ने यूरोप के लोगों में भारत की नकारात्मक छवि पैदा करने का काम किया, जिसके कारण इतिहासकार अबू तालिब तथा इति समुद्दीन को भारत की छवि सुधारने में काफी प्रयत्न करना पड़ा। तो ये एक स्थिति इसकी जो पश्चिम और पूर्व के साथ तुलना की गई, जिसके कारण है वो स्थितियां जाकर बिगड़ी। तो ये एक हमारा घटनाक्रम है वो इस बर्नियर का है वो निकल कर आया, किस तरह से पूर्व की पश्चिम के साथ है वो तुलना करने का काम है वो ये व्यक्ति कर रहा है।
तो ये एक जो घटनाक्रम है वो इसका पूर्व की पश्चिम के साथ है वो तुलना का हुआ। तो ये बर्नियर है वो आया। बर्नियर से पहले और इसके बाद में भी बहुत सारे यात्री है वो आए। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक यात्री हुए उनका भी है वो नाम लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण यात्रियों की यदि बात की जाए तो अलग अलग बात होती है। 1500 में पुर्तगाली यात्री भारत है। फिर जो यात्री आए थे रॉबर्ट नोवेली, जेसुइट थे ये। जेसुइट रॉबर्ट नोवेली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। तो ये यात्री आए। मनुकी आए थे, वे भारत में ही बस गए थे। मनुकी मनुकी आए थे, वे क्या हुआ भारत में ही मनुकी बस गया था। ये घटनाक्रम भी हुआ। फिर कुछ और है, जैसे दुआर तो बरबोसा का नाम आता है जो विजयनगर में आता है और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन है वो करने का काम कर रहा था। दुआरते बरबोसा विजयनगर कालीन समाज विजयनगर कालीन है वो समाज की ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यात्रा है वो कर रहा है। तो दुआरते बरबोसा आए। फिर है वो मोहम्मद वली बल्खी हैं। मोहम्मद वली बल्खी भी है वो भारत आए। फिर है वो हाजिन है वो भारत आए। हाजिन भी भारत आया। तो ये अलग अलग यात्री हैं वो भारत आने का काम है वो हुआ उनकी है वो हमने बात कर। यहाँ से सवाल पूछा जाता है इनके अलावा आपको कुछ एक भारतीय में आए हो यात्री उनके बारे में आप बात कीजिए। एक अपरिचित संसार की समझ के बारे में है वो बात करेंगे। यानी एक अपरिचित एक यात्री, आज आप और हम किसी भाग की यात्रा करने माना कि अफ्रीका चले गए तो एक अपरिचित भाग है वो, एक अपरिचित संसार है, हमारे लिए नई दुनिया है। तो उसको जो समझेंगे उसको हम कैसे समझेंगे, हमारे सामने क्या क्या बाधाएं आएगी। तो इन यात्रियों के सामने भी बाधाएं हैं। कैसे, हम गए, हम अफ्रीका गए, तो अफ्रीका गए तो हमें हमारे सामने सबसे पहली भाषा की समझ, हम भाषा कौन सी बोले, हमें तो भाषा है वो हमारी हिंदी आ रही या फिर है वो हमारी अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज हमें आने का काम कर रही, हमें समझ में आ नहीं रही, तो कैसे करें। दूसरा, वहाँ के जो धर्म है रीति रिवाज उनको है वो कैसे समझे। तीसरा, हम अपनी परंपराएं लेके गए, हमारा अपना अभिमान कि हमारे अपने मूल्य श्रेष्ठ हैं, हमें अफ्रीकन लोगों के मूल्यों को क्यों स्वीकार करें। तो यात्रियों को अक्सर यात्रा करने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उन सामना करने में कौन कौन सी उनकी बाधाएं कौन सी रही, उन बाधाओं को हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे कि एक यात्री को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बाधाओं को देखते हैं और उसमें अलबरूनी को भी है वो कुछ बाधाएं हुई थी, उस पर भी है वो हम बात करेंगे। तो कहेंगे यात्रियों को अक्सर नए जगहों की यात्रा के दौरान कई समस्याओं
का सामना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला है वो भाषा का है। प्रथम कौन सा है? भाषा का। कोई यात्री आया और जैसे वो हमारे यहाँ पर भारत में आया तो भारत की जो भाषा को समझने में है वो उसको काफ़ी समस्या हुई। और जैसे कि अलबरूनी आया और अलबरूनी ने कहा कि मुझे है वो संस्कृत नहीं आती थी तो संस्कृत है वो मुझे सीखनी पड़ी। तो भाषा की एक समस्या बड़ी रहती है कि किसी भी यात्री को है वो नई जगह की यात्रा के दौरान दूसरी भाषा को समझना और उसकी वृत्तांत को लिखना चुनौती है वो रहती थी। दूसरी बात आई वो है दूसरी बात धार्मिक प्रथाएं। अब कोई यात्री है वो आया, हम अफ्रीका गए तो हमें वहाँ की धार्मिक परंपराओं को समझने में काफ़ी जटिलता, वहाँ का धर्म है, सोसाइटी की क्या स्थिति है, किस तरह के रीति रिवाज है, तो उनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कहेंगे कि यात्री को किसी धर्म रीति रिवाज परंपराओं पूजा स्थलों आदि को समझना है वो काफ़ी मुश्किल काम रहता है। तो एक ये भी है वो घटनाक्रम बड़ा है वो रहता है। फिर तीसरी बात आई अभिमान की। कि कोई भी यात्री अपनी परंपराओं के अभिमान को छोड़ना चाहता है, तो ये भी है वो बड़ा मसला रहता है। यात्री किस तरह से है वो बातों को करने में उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अलबरूनी को भी है वो कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम कहेंगे कि इन जो है अलबरूनी को संस्कृतवादी परंपरा का सामना करना पड़ा, जिसका अभिप्राय उसे संस्कृत भाषा को सीखना पड़ा तथा उसने लिखा कि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से काफ़ी भिन्न थी। अरबी और फारसी काफ़ी भिन्न थी। उसने ये भी हमें बताया कि जो मुझे ज़्यादातर जानकारी प्राप्त हुई वो मैंने ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर आधारित, इसलिए ये ब्राह्मणवादी परंपरा आई। उसने कहा कि मैंने जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी वो ब्राह्मणी ग्रंथ और ब्राह्मण जो पुरोहित पंडित थे उनके पास में बैठा और कहा कि भाई मुझे संस्कृत सिखाओ, मुझे आपके ग्रंथों के बारे में है वो सिखाओ। तो उनसे है वो बैठकर मैंने चीज़ें सीखी। तो कहेंगे उसने हिंदू धर्म ग्रंथों
वेद उपनिषद, वेद उपनिषद, वेद उपनिषद, पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन में ब्राह्मणों की मदद लेनी पड़ी। उसे है वो ब्राह्मणों की मदद लेनी पड़ी, ऐसा हमें किसने कहा? अलबरूनी ने वो कहा। इसका एक स्क्रीनशॉट है वो आप ले लो, फिर हम है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात हमारी आगे आ गई थी एक अपरिचित संसार की, और समझने में है वो बाधाएं और उन पर विजय। तो ये मनुस्मृतियाँ हैं वो लिखी गई, मैंने अभी बातें आपको बताई कि समझने में बाधाएं बहुत सी आती हैं और उसमें अलग अलग बाधाएं हमारे सामने आई। भाषा की आई, धार्मिक, परंपराओं की है वो आई, और उसने कहा कि अभिमान की भी आई। तो थोड़ा अभिमान तो है वो उसको भी था, ये अभिमान की आई। और उन पर विजय का तरीका है वो क्या किया? उसने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, उसने मनुस्मृति है वो पढ़ी, उसने है वो उपनिषदों का अध्ययन किया, उसने है वो वेदों का अध्ययन किया, उसने है वो क्या किया? रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे, तो उसने है वो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा सीखी उसने। इस भाषा का निराकरण क्या किया उसने? भाषा का निराकरण ये हुआ कि संस्कृत को सीखा उसने। हिंदू धर्म की परंपराओं, रीति रिवाजों को है वो सारा उस व्यक्ति ने जाना, जो जिसके कारण है वो समझ पाया। तो ये अलबरूनी है वो इनको समझने का प्रयत्न है वो कर रहा। तो ये अलबरूनी का घटनाक्रम हमारा हो गया। फिर अलबरूनी एक और महत्वपूर्ण बात करता है, वो सोसाइटी में ये जाति व्यवस्था का है वो अलबरूनी उल्लेख करता है कि भारतीय समाज में है वो जाति की क्या स्थिति थी। तो जाति का है वो विवरण उसने लिखा। तो जाति व्यवस्था की अपवित्रता की है वो उसने बात की। तो लिखेंगे कि अलबरूनी ने ब्राह्मणीय हिंदू धर्म, ब्राह्मणीय ग्रंथों में जाति व्यवस्था की अपवित्रता पर बात कही। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र है और अपने मूल स्थिति यानी पवित्र होने का प्रयत्न करती है। और उसने ये भी कहा कि जिस तरह से सूर्य है, तो सूर्य क्या कर रहा है कि हवा को है वो शुद्ध रखने का काम कर रहा है, टेम्परेचर, तापमान। उसने हमें बात बताई कि जो आप कह रहे हो कि समुद्र में नमक है, खारा है, तो वो खारापन समुद्र को है वो गंदा होने से भी बचाने का काम कर रहा है। और ये जो सारी चीजें यदि नहीं होती तो पृथ्वी का है वो जीवन अस्तित्व में नहीं हो पाता। इसलिए उसने कहा कि यह जो व्यवस्था है ब्राह्मणीय व्यवस्था, तो ये एक तरह से प्रत्येक का अपना कार्य विभाजन भी है। और उसने ये भी कहा कि ये पूर्णतया यदि आप इसको कहो कि बाधक सिद्ध है तो शायद स्वीकार नहीं की जा सकती। उसने कार्य विभाजन की बात है वो स्वीकार की, जो लेबर डिवीजन की है वो बात की। और उसने आगे ये भी बात जुड़ी कि हर दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था खराब नहीं। और कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अंत्यज है, निमन है, लेकिन फिर भी उसके कुछ काम तय है और वह क्या है कि अन्य लोगों के ऊपर निर्भर है, तो वे लोग आजीविका आर्थिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
इसलिए पूर्ण सेपरेशन सोसाइटी के अंतर्गत नहीं है, जाति व्यवस्था के द्वारा। तो उसने है वो हिंदू ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो पूर्णतः वह जाति व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, ये उसकी एक सबसे बड़ी बात है। और उसमें संतुलन बैठाने की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमजोर है, किसान वर्ग है, तो वो जमींदारों के ऊपर टिका हुआ है, तो वे जमींदार उसकी जरूरत पड़ती है तो उस समय उसकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है तो हर बार आप उसको उसी सांचे में ढालकर रहो। तो ब्राह्मणी व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में उसने बताया, उसकी उपलब्धियां तो नहीं बताई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बचाव का ये व्यक्ति काम है वो कर रहा है। तो कहेंगे उसने लिखा हर अपवित्र वस्तु अपने मूल अवस्था में आने के लिए प्रयत्न करती है। और कार्य डिवीजन को उत्तरदायी भी बने कि जो सूर्य का काम है हवा को शुद्ध रखना है, तो समुद्र में नमक का काम है समुद्र को गंदगी से है वो बचाने का काम है वो करना। तो ये एक तरह से कार्य डिवीजन है और प्रत्येक को अपना काम है वो करना चाहिए, नहीं तो है वो व्यवस्था पतन होती। तो इसलिए कहा कि ये जाति व्यवस्था में जो बंटवारा हुआ है वो काफ़ी हद तक है वो प्रत्येक काम करने में सहूलियत है, और इतना भी सोसाइटी में गैप नहीं है कि वो पूर्ण सेपरेशन है। अंत्यजों के भी उच्च वर्ग के लोग हैं, उसको आजीविका से वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर निर्भर है, तो आने के लिए है वो प्रयत्न करती है। और उसने कहा उसने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा कि चारों वर्णों के परे अंत्यज लोग भी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या है, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आर्थिक रूप से ये जुड़े हुए, और उसने है वो चार वर्णों की भी बात की। उसने कहा कि एक ब्रह्मांड एक यानी जो व्यक्ति हुआ, जो ब्रह्मा हुए, उनके है वो मुख से ब्राह्मण है वो उत्पन्न हुए। फिर क्षत्रियों की भी है वो बात करता है, वैश्यों की भी बात करता है, और शूद्रों की भी है वो बात है वो करता है। तो इसने है वो इसको पूर्णतः गलत उत्तरदायी नहीं ठहराया था। किसने? ये हमारे अल-बरूनी के द्वारा काम है वो जाति व्यवस्था के बारे में बात हुई। इसको थोड़ा सा है वो आप लिख सकते हो, बड़े लिखना चाहो तो कह देंगे कि इसने चारों वर्णों का भी उल्लेख किया। ब्रह्मांड के मुख से ब्राह्मण, फिर है
भुजाओं से क्षत्रिय, फिर है वो जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र है वो हुए। तो इस तरह की बात कौन कर रहा है? ये व्यक्ति है वो कर रहा है। यहाँ तक है वो हमारी बात मोटे तौर पर हो गई। आगे और भी चीज़ें उसको हम है वो कर लेते हैं, जो चीज़ें महत्वपूर्ण। ये अलबरूनी की है वो कुछ एक बातें रही थी, उसने है वो हमें अलग अलग बातें बताई गई कि किस तरीके से है वो नई चीज़ों को जानने में है वो समझने में बाधा होती है, और फिर उन चीज़ों को है वो सही तरह से समझने में लंबा समय हमारा लगता है। तो ये एक हमारी बात हो गई। फिर आते हैं, अब बात वापस इब्न बतूता के ऊपर आई। इन 3 यात्रियों के इर्द गिर्द हमारी कहानी है वो सारी की सारी चलती रहती है। वो यात्री ये बता रहा है, वो यात्री ये बता रहा है, तो यात्रियों का है वो दृष्टिकोण हम जान रहे, उनके विचार है वो जान रहे। इब्न बतूता ने हमें अच्छी बात कही, उस बात को है वो हम यहाँ पर है वो थोड़ी सी करेंगे। क्या कह रहा है ये व्यक्ति? इब्न बतूता तथा अनजानने को है वो जानने की उत्कंठा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इब्न बतूता ये कह रहा है कि मैं किसी नई जगह पर गया और अलग अलग क्षेत्रों में है वो घूमा, और वहाँ की नई चीज़ों को जानने की जो अनजान चीज़ें थी, जैसे यहाँ आया, यहाँ के लोगों का धर्म कैसा, यहाँ के लोगों का पूजा स्थल कैसा, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी, तो नई नई चीज़ों को है वो जानने की एक उत्कंठा होती है। हम कभी यात्रा पर गए, माना कि हम दक्षिण भारत गए, तो हम दक्षिण भारत जाएंगे तो क्या करेंगे, आप हैं हम लोग हैं, वहाँ को चीज़ों को समझेंगे कि इन लोगों का जो समाज है, इनकी परिवार की क्या व्यवस्थाएं चलती होगी, इनके क्या रीति रिवाज हैं, हमारे जो विवाह के जो परंपरा के रीति रिवाज हैं, इनके किस तरह के रीति रिवाज हैं, किस तरह के हैं वो आचरण हैं परिवार के, उनको जानेंगे। तो इस तरह से ये भी व्यक्ति है वो हमें बात बता रहा है कि नई नई चीज़ों को है वो जानने की उत्कंठा की बात कर रहा है। तो कहेंगे कि इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया तथा उसने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप का वैश्विक ढांचा सुदृढ़ है तथा या फिर कहेंगे उसका, यानी भारतीय महाद्वीप का, उसका मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, आदि स्थानों से गहरा जुड़ाव था। यानी नई जगह के ऊपर गए तो वहां उन चीजों को जानने की गहरी उत्कंठा थी, और कहा कि भारत का जो जुड़ाव है वो अलग अलग ढांचे में है, अलग अलग देशों से है, पूरी तरह से भारत की कनेक्टिविटी है वो एक तरह से सुदृढ़ है, एशिया के सारे हैं वो इन भूभागों से जुड़ा हुआ। उसने अलग अलग लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, पूजा स्थलों आदि को
जानने में गहरी रुचि ली, यानी इन चीजों को जानने में है वो गहरी रुचि ली कि वहां के लोगों की है वो सोसाइटी की स्थिति क्या है, वहां के है वो उन लोगों की परंपराएं है वो किस तरह की, यानी ये चीजें जानी। उसने समाज को है वो जाना, तो सामाजिक व्यवस्थाओं को जाना या सामाजिक स्थिति को है वो जाना कि समाज में कौन कौन सी वर्ग। उसने है वो लोगों की आर्थिक स्थिति को है वो परखने का काम किया। उसने लोगों की है वो धार्मिक स्थितियां क्या है, धार्मिक स्थिति है वो क्या है, वहां उसने देखा कि उन देशों का किस तरह से है वो ज्योग्राफिकल जुड़ाव है। ये जो फैक्चुअल है ये हमें किसी भी जगह को जानने में है वो हमें जानने की उत्कंठा होती है। हम जैसे गए दक्षिण भारत या फिर हम कहीं पर भी चले गए, माना कि हम अफ्रीका की यात्रा करने गए, अमेरिका की करने गए, तो हम वहाँ देखेंगे कि सोसाइटी की क्या स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, धार्मिक रीति रिवाज लोगों के किस तरह के हैं। हम देखेंगे कि उनके देश की ज्योग्राफी की क्या स्थिति है, ज्योग्राफी ने किस तरह से लोगों को जोड़ने का काम है वो क्या है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो हमारा इब्न बतूता का अनकंठा वाला है उत्कंठा को, इसको आप है वो एक स्क्रीनशॉट है वो लो लीजिए, ले लो, फिर हम बात करते हैं आगे। नारियल और पान की बात कर रहा है, नारियल की वो बात कर रहा है कौन, इब्न बतूता है वो कर रहा है। देखो क्या कह रहा है इब्न बतूता, कह रहा है कि साहब जो नारियल है क्या है, नारियल का पेड़ है। इब्न बतूता ने हमें बताया कि जो नारियल का पेड़ है वह किस तरह का है। उसने बताया कि जो नारियल है, नारियल का पेड़ है वो खजूर के जैसा है, नारियल का पेड़ खजूर जैसा है। ठीक बात। आगे वह क्या कह रहा है, वह आगे बात कह रहा है कि जो नारियल है उस नारियल के ऊपर है वो देखने पर ऐसा लग रहा है, इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये जो नारियल है इसके ऊपर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये है वो क्या है, इसकी दो आंखें हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बीच में इस तरह की संरचना है वो मुंह रूपी है वो संरचना है, ये इसका है वो सिर रूपी है और ये इसकी एक चोटी है वो दिखाने का काम किया। तो उसने कहा कि जो नारियल है वो गिरीदार है और इसके ऊपर ये क्या है, ये देखो रेसे हैं, ये क्या है, ये गिरीदार है, इसके ऊपर रेसे हैं, गिरीदार है और इसके ऊपर ये क्या है, रेसे हैं अलग अलग। आपने कभी नारियल है वो खाया होगा, ये इसका जो अंदरूनी भाग बहुत ही कोमल होता है, महीन होता है, और ये तो आपने खाया होगा, अक्सर प्रसादी करने जाते हैं तो वो खाते हैं। ये जो नारियल का वृक्ष है वो खड़ा है और इसको खजूर के पेड़ से इसने समानता बताई है, ये अलग अलग नारियल है वो लगे हुए। तो इसने कहा कि जो नारियल का वृक्ष है वो खजूर के जैसा प्रतीत हो रहा है और इसके ऊपर है वो दो आंखें, उसने ये बताया मुझे। उसने कहा कि इसके ऊपर लग रहा है कि दो आंखें हैं और बीच में है वो मुंह है, बीच में क्या है, मुंह की स्थिति बताई, ऊपरी है वो सिर की स्थिति बताई। इसने कहा कि जो ये नारियल है, इस नारियल के जो रेसे हैं वो बड़े मजबूत आते हैं, और रेसे हैं वो कैसे हैं, इन रेसों से जो जहाज है उन जहाजों को बांधने में काम लेते। किसको बांधने में, जहाज को। तो अपने यहाँ तो किसको बांधेंगे, भैंस को बांधेंगे, या तो किसको बांधेंगे, तो जहाजों को बांधने में है वो काम आता है, ये व्यक्ति बता। मुझे इसने ये भी कहा कि जो ये है एक, इस नारियल को फोड़ोगे तो इसके ऊपरी जो ये कठोर सतह है, ये कठोर सतह बर्तन के रूप में काम ले जाती, ये भी इसने मुझे बताया। इसने कहा कि नारियल की कठोर सतह का लोग बर्तन के रूप में उपयोग करते थे। बर्तन के रूप में उपयोग करते थे। तो आप यदि उत्तर भारत से हैं तो आपने देखा होगा गांवों में जो खीर वगैरह बनाते करते हैं तो खीर के बर्तन में है वो नारियल का ये रखते हैं। यदि आप राजस्थान से हैं तो फिर आपने राबड़ी अवश्य खाई होगी, और राबड़ी अवश्य खाई है
तो आप जाके पूछना अपने है वो दादी माँ या माँ को, माता को, तो पूछना भाई जो राबड़ी बनाते थे उसमें आप ये नारियल वाला है वो कटोरे के रूप में उपयोग करते हो, उससे है वो लेने का काम करें। तो पहले के समय में है वो लोगों के ये भोजन करने का भी है वो पात्र हुआ करता है। आप हैं वो बिहार इस क्षेत्र से, तो खिचड़ी भी अक्सर है वो खाई होगी लोगों ने, ऐसा है वो मुझे इस व्यक्ति ने कहा। खजूर जैसा दो आंखें बीच मुंह रेसे जहाज बांधने में नारियल की कठोर सतह लोग बर्तन के रूप में उपयोग करते थे। फिर एक ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये किसका है? पान का है। तो पान बना रस वाला, तो पान ये बनारस वाला पान है। कहाँ का है? ये बनारस का है। तो कभी बनारस का पान है वो खाया होगा। इस व्यक्ति ने पान के बारे में बताया। इसने कहा कि जो पान है वो क्या है कि जो अंगूर की एक बेल है उस तरह से ये एक बेल होती है। ये जो पान की बेल होती है ये किसी भी तरह के है वो फल वगैरह नहीं है, पत्ते होते हैं। ठीक है साहब, इन पत्तों को क्या है कि जो पत्ते काफी बड़े और जो अच्छे पत्ते होते हैं, फिर लोग इनको चबाकर है वो खाते हैं। तो आपने कभी ये वो खाया होगा, नहीं भी खाया है तो हमें खाना नहीं है। आप है वो मस्त खिचड़ी राबड़ी खाइए, उससे है वो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पत्तों से है वो कभी भी नहीं रहेगी। तो अक्सर लोग है वो इसको खाने का काम है वो कर रहे हैं। तो पान की उसने बताया कि ये बेल होती है। क्या होती है? ये है वो बेल होती है। और इसके पत्तों का या पत्तों को लोग बड़े चाव से क्या करते हैं? खाते हैं। तो पत्तों को बड़े चाव से खाते हैं, हमें पत्ते नहीं खाते। ये इब्न बतूता ऐसी बात है वो कर रहा है, यात्रा से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक फोटो इसका भी क्लिक कर सकते हैं आप। फिर इब्न बतूता और भारतीय शहरों की बात करता है। इब्न बतूता ने हमें दिल्ली का वर्णन बताया और इब्न बतूता ने कहा कि भारत के बहुत से ऐसे शहर हैं जो बड़े विशाल समृद्ध आबादी वाले हैं, तो उसकी हमें जानकारी मिलती है, हम बात है वो कर लेते हैं। तो कहेंगे कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों की विशालता की बात की। उसने हमें बताया, उसने दिल्ली शहर को सबसे विशाल समृद्ध और घनी आबादी वाला बड़ा शहर है वो बताया। ये इब्न बतूता ने है वो मुझे कहा। इब्न बतूता ने मुझे ये भी बताया था कि दौलताबाद एक महाराष्ट्र का शहर है और वहां पर ताराबाद है जहां पर स्त्री और पुरुष है वो गायन का काम करते। तो दौलताबाद को भी इसने कहा कि दौलताबाद भी है वो बड़ा बाजार है। तो कहेंगे कि उसने दौलताबाद को भी बड़ा शहर बताया तथा कहा कि दौलताबाद में
उसने मुझे ये भी कहा कि दौलताबाद में दौलताबाद में स्त्री और पुरुष गायकों नर्तकों का बड़ा बाजार जिसे ताराबाद कहा गया, जिसे ताराबाद तो ये मुझे इब्न बतूता ने बताया कि साहब दिल्ली बड़ा शहर है, ठीक है, और दौलताबाद जो महाराष्ट्र में, दौलताबाद कहाँ है, आपसे 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है दौलताबाद, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। और इसने कहा कि यहाँ स्त्री और पुरुषों जो गायक लोग हैं उनका एक बड़ा बाजार लगता था, उसको है वो ताराबाद कहा गया है। यानी बात ये है मोटे तौर पर कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों की है वो बात कही, और शहर है वो घनी आबादी वाले, घनी आबादी का मतलब हुआ ज्यादा जनसंख्या, घनी आबादी वाले शहर थे, ये इब्न बतूता का कहना है। साथ ही साथ जो शहर है वो आर्थिक और सामाजिक जीवन के बड़े केंद्र थे, तो व्यापार विनिमय के भी हैं वो शहर बड़े केंद्र है। तो शहर आर्थिक, तो आपको पता ही है कि शहर तो व्यापार के बड़े केंद्र होते हैं, आज भी देखो, तो शहर आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। ये इब्न बतूता की भारतीय शहरों के बारे में उसकी एक सोच हमें बता रही। ठीक है साहब, ये तो हो गया। अब उसने ये भी बताया कि भारत की जो संचार व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है, वो संचार व्यवस्थाएं अच्छे तरह के हैं, वो लोगों से उस समय है वो जुड़ा होता था। उस समय है वो लोग किसी को मैसेज करना होता तो फटाक से उठा कर है वो व्हाट्सएप पे कर दिया, या उन्होंने स्टेटस डाल दिया तो कोई व्यक्ति सामने वाला देख लेता था। साहब बात इस तरह की, तो स्टेटस को आपको पता होगा, उसको उर्दू में औकात कहा जाता है। अक्सर लोग हैं वो ऐसी वैसी बातें लिखते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो कहते हैं भाई साहब देखो क्या औकात है उनकी, तो स्टेटस को मतलब औकात कहा जाता है। तो उस समय भी है वो संचार व्यवस्था से हमें जानकारी मिलती है कि लोग किस तरह की संचार का उनका सिस्टम था। तो तनिक है वो आप विचार कीजिए, क्या उस समय है वो कोई ऐसी व्यवस्था होगी ताकि लोगों का जुड़ाव हो? तो बिल्कुल उस समय थी। ये मुझे इब्न बतूता ने कहा। इसमें एक फोटो आप देख रहे होंगे, ये एक विश्राम गृह है। ये क्या है? एक विश्राम गृह है, और वहां पर है अलग अलग, उसने बताया कि राजमार्गों के ऊपर है वो सराय बनी हुई थी। राजमार्गों के ऊपर क्या बनी हुई है? सराय बनी हुई। आपको पता आज भी हम जाते हैं तो वहां सराय बनी हुई, ताकि लोग है वो रुकते करते हैं, वहां विश्राम करते हैं, तो सराय बनी हुई। और उसने कहा कि क्या होता था कि डाक व्यवस्था उस समय बहुत ही अच्छी थी। उस समय डाक व्यवस्था अच्छी थी, और 2 तरह की बेसिक डाक थी। एक तो थी अश्व, और एक चलते थे लोग पैदल। ठीक है, अब ये जो अश्व है वो क्या करता था? एक अश्वारोही, एक घुड़सवार होता था, और घोड़े के ऊपर बैठकर 4 मील की यात्रा करता, और प्रति 4 मील क्या होता था? प्रति 4 मील के ऊपर है वो सराय बनी हुई। और जो ही घुड़सवार वो कागज एक लेके, उसको डाक को लेके घोड़े के ऊपर बैठता, एक हाथ में लगाम और कागज, और दूसरे हाथ में है वो एक उस समय है वो रखता था, कोई बेल होती थी, घंटी होती थी, वो बजाता हुआ है वो जाता था, ताकि सामने वाला लोग है वो जोर जोर से उसकी आवाज को सुने, तो अगले वाला व्यक्ति है वो सतर्क रहे, कहे भाई अब कोई डाकिया है वो आ रहा है। तो ये तेज फास्ट गति से है वो दौड़ते थे। गाड़ी को तकरीबन 120 किलोमीटर की है वो रफ्तार से दौड़ाते।
तो तेज है वो दौड़ते और हॉर्न चालू के रूप में, हॉर्न के रूप उसमें है वो घंटी हुआ करती थी, तो घंटी जोर जोर से बजाते, वो बजाते सामने वाला सतर्क हो जाता। जो ही वो सामने वाले तैयारी होता दूसरे घोड़े के ऊपर, उसको पकड़ाया तो सामने वाला भी 4 मील दौड़ता और आगे वाले पकड़ाए। तो मुझे इब्न बतूता ने एक ये बात कही थी, मुझे उसने कहा कि साहब जो दिल्ली से मैं आया हूं, वो बात एक अच्छी कह रहा, वो कह रहा है कि मैं सिंध से दिल्ली 50 दिन में आया। कितने दिन में आया? 50 दिन में आया। और उसने ये भी कहा कि डाक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि 4 मील के ऊपर घुड़सवार दौड़ने का काम करा 5 दिन में डाकिया पहुंच जाता था। कितने दिन में है वो? 5 दिन में डाक पहुंच जाती थी। भाई साहब कितनी है वो सुदृढ़ व्यवस्था थी उस समय। तो ये बड़ी व्यवस्था निकल कर आई कि जो 50 दिन में व्यक्ति काम वो पहुंचने का काम करता, 5 दिन में आपने समाचार पत्र पहुंचा दिया कि फलाने जगह से ये आपके हैं, वो पत्र आया, उन्होंने ये बात है वो लिखी गई। लोग क्या करते थे उस समय है वो, कुछ लोग खाने पीने के बड़े शौकीन मिजाज थे, तो कुछ आम वगैरह भी हैं वो इन हरकारों से मंगाया करते थे, और बाकी चीज़ें भी है वो मीठी अंजीर वगैरह भी चीज़ें लाते करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में। तो ये भी एक डाक व्यवस्था का फ़ायदा, इसको हम लिखेंगे डाक व्यवस्था को, तो थोड़ा लिख लेते हैं क्या कह रहा है। ये तो आपने समझ तो लिया। तो इतिहास बेसिक क्या है विद्यार्थियों बच्चों? इतिहास समझा जाता है, इतिहास रट्टू कभी भी है वो नहीं बना, बार बार फैक्ट नहीं रटना। आज के साथ उसकी तुलना करो, बात पकड़ में आ जाएगी, दैट्स ऑल। तो स्टेटस उस समय है वो क्या था, हमें इब्न बतूता ने कहा तो कहेंगे कि इब्न बतूता ने भारत की उन्नत संचार प्रणाली का उल्लेख किया, उन्नत संचार प्रणाली का उल्लेख किया। उसने बताया कि डाक व्यवस्था संचार का माध्यम थी, जिसके जरिए व्यापारी अपने उधार के साथ साथ हल्की वस्तुएं भी लाने ले जाने का काम है वो करते थे। तो उन्नत प्रणाली की है वो डाक व्यवस्था। इसका एक फोटो खींच लीजिए, मैं इसको छोटा करता हूं, तो ये है वो, इसको छोटा कर देते। उसने बताया कि 2 तरह की डाक व्यवस्था है वो प्रचलित थी। तो कहेंगे कि उसने दो तरह की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया। प्रथम अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। तो 2 तरह की है वो डाक व्यवस्था उस समय है वो प्रचलन में थी। अश्व जो डाक व्यवस्था है, जिसको उलूक कहा गया है, क्या कहा गया है इसको? अश्व को उलूक।
अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक है वो उसने कहा। आपसे पूछा जाएगा उल्लूक किसको कहा जाता है, उल्लूक कहा जाता है। इसमें कहेंगे कि प्रति 4 मील अश्वारोही डाक लेकर 120 किलोमीटर की गति से है वो गाड़ी लेके चलता था। तो 4 मील अश्वारोही डाक लेकर तेज दौड़ता था। तेज अश्वारोही दौड़ने का मतलब घोड़ा दौड़ता था, ठीक है, इसका है वो यह अर्थ हो जाएगा। दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था को उसने बताया कि दावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दावा, दावा, तो ये दावा। और ये क्या करता है, ये है वो प्रति 3 मील दौड़ता, प्रति 3 मील तेज दौड़ता। फिर हम कहेंगे कि उसने बताया कि सिंध से दिल्ली डाक व्यवस्था में 5 दिन लगते थे। डेट्स ऑल। सिंध से दिल्ली की डाक व्यवस्था 5 दिन में आ जाती थी। इतनी उन्नत डाक व्यवस्था। आपका डाक व्यवस्था का सवाल है वो पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, इसलिए कृपया ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाएगा ये। फिर तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखें और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य क्लासों को भी मैं बेहतर तरीके से वो करवाऊँ। तो आपका एक ये इतना फ़र्ज़ बनता है कि कृपया क्लासों को आप शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें। एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।